हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिलीप पुरी। आई टेक योर पॉलिटी सेशंस। आई बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री विल टीच यू सिटीजनशिप चैप्टर टुडे, दैट इज पार्ट 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज हम डील करेंगे सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज आर्टिकल नंबर 5 टू आर्टिकल नंबर 11 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, वी रेड अबाउट आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 4, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जिसको हमने डिटेल में कवर कर चुका है एज पर दी एसएससी पर्सपेक्टिव। आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इट इज अवेलेबल बोथ ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन दी कोर्स। क्लियर है? आज हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में। सो क्या देखेंगे अब हम आज सिटीजनशिप के बारे में? सबसे पहले तो सिटीजनशिप होती क्या है, क्यों जरूरी है, किस बीमारी का नाम है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसके बारे में हम जानेंगे। सेकेंड, वील सी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है सिटीजनशिप के बारे में, किस तरीके से कोई आदमी सिटीजनशिप अक्वायर कर सकता है या किस तरीके से किसी की सिटीजनशिप जा सकती है, और सिटीजनशिप होती क्या है बेसिकली। ठीक है? देन वी विल डील विद एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप, जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कोई अक्वायर कर सकता है और किसी तरीके से किसी की सिटीजनशिप जा सकती है हमारे देश से। ठीक है? व्हाट आर दी केसेस। देन वी विल डील विद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में जिक्र करेंगे। इससे पहले भी कई बार सिटीजनशिप अमेंड किया गया है, एक्ट लाया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अभी रीसेंट अफेयर है, तो इसको थोड़ी जानकारी लेना इसके लिए हमारे लिए अनिवार्य है। ठीक है? तो देखते हैं क्या है भाई सिटीजनशिप। सो सिटीजनशिप का अगर मीनिंग सिंपलेस्ट फॉर्म में बोले तो सिटीजनशिप इज नथिंग बट अ राइट टू हैव राइट्स। क्या मतलब है कि जो कंट्री या जो हमारी स्टेट मशीनरी है वो कुछ राइट्स हमें देती है एज अ नेशन, हमारे पास हमारे सिटीजन्स को या हमारे लोगों को जो नेशन के अंदर रहते हैं उनको कुछ राइट्स अवेलेबल हैं, एंड टू एंजॉय दैट राइट का जो राइट है इट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। तो सिटीजनशिप क्या है कि मैं जो भी राइट्स मेरी स्टेट सरकार या मेरी देश की सरकार मुझे दे रही है, उन राइट्स को मैं एंजॉय कर सकूं, उन राइट्स का मैं फायदा उठा सकूं। ये हक किसको है? ये हक हमारे सिटीजन्स को है। क्लियर है? तो सिटीजनशिप इटसेल्फ इज अ राइट टू एंजॉय ऑल दी राइट्स अवेलेबल। क्लियर है? अगर सिटीजन होऊंगा तो ही मुझे सारे राइट्स मिलेंगे, सिटीजन नहीं होऊंगा तो मुझे सारे राइट्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है? इसलिए से क्या बोला गया? सिटीजनशिप इज इटसेल्फ अ राइट टू एंजॉय ऑल दी राइट्स या टू हैव राइट्स। क्लियर है बात? वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एलियन बोलते हैं, वो हमारे देश में रहते तो हैं लेकिन उनको सारे राइट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, उनको कुछ कुछ राइट्स ही अवेलेबल होते हैं। अब एलियन से आप ये मत सोचने लग जाना कि कोई मिल गया कि जादू की अपन बात कर रहे हैं, जादू भैया की बात नहीं कर रहे। एलियन का यहां पे क्या मतलब होता है? एलियन का बहुत सिंपल सा मीनिंग है यहां पे, एनीबडी हु इज अ फॉरेनर हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री एंड स्टेइंग इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में रह तो रहा है लेकिन वो यहां का सिटीजन नहीं है। क्लियर है? तो जॉन्टी रोड जैसे एक क्रिकेटर हैं, ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन इंडिया, तो वो इंडिया में ही रहते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गए? एलियन हो गए, हालांकि उनके पास हमारी सिटीजनशिप नहीं है। क्लियर है? तो एलियंस को भी कुछ राइट्स हैं लेकिन वो राइट्स लिमिटेड है इन द सेंस सारे राइट्स अवेलेबल नहीं है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसमें कई टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं जहां पे लिखा हुआ है इट इज अवेलेबल टू ऑल दी पर्संस। ऑल दी पर्सन यानी कि इट इज अवेलेबल टू दी सिटीजन ऑल्सो एंड इट इज अवेलेबल टू दी एलियन ऑल्सो। क्लियर है? लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट है दैट स्टेट स्पेसिफिकली इट इज अवेलेबल टू सिटीजन। साफ साफ बोल रखा है कि भैया आप सिटीजन होगे ना तो ही आपको फंडामेंटल राइट मिलेगा, अगर आप एलियन हो तो आपको ये राइट नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? सो सिटीजन क्या है? फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट। इनको क्या बोलते हैं? फुल मेंबर, मतलब पूरी तरीके से इस देश के मेंबर हैं, एंड ओ एलिजियंस टू इट, और वो क्या है? एलिजियंस शो करते हैं टूवर्ड्स दी कंट्री, कंट्री को अपनाते हैं, कंट्री उनकी है और वो कंट्री के हैं, पूरी तरीके से एलिजियंस है उनका। क्लियर है? दे एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिमिलरली सारे सिविल पॉलिटिकल राइट्स इनको अवेलेबल हैं। वहीं पे इसके बनस्पत अगर हम बात करेंगे एलियंस की, तो दीज आर सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट। कोई फॉरेन स्टेट के, फॉरेन स्टेट का क्या मतलब है? फॉरेन कंट्री का पार्ट है, एंड दे डोंट एंजॉय ऑल दी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सारे राइट्स इनको अवेलेबल नहीं है, इनको वेरी लिमिटेड या वेरी हैंडफुल राइट्स ही अवेलेबल हैं। तो सिटीजनशिप होती क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की। तो जैसा मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में
सिटीजनशिप बेसिकली कवर्स पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग इन आर्टिकल नंबर 5 टू आर्टिकल नंबर 11। तो पार्ट 2 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11, वो डील करता है हमारे सिटीजनशिप के प्रोविजन से। क्लियर है? सो आर्टिकल 5 क्या बोलता है? अब इसमें क्या है, 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन है जो सिटीजन्स बन सकते हैं। ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि अगर ये लोग इन 4 कैटेगरी से होते हैं तो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 ये हमें बताता है कि कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जो कि हमारे देश के सिटीजन कहलाएंगे। अभी हम अक्वायर करने और लूज करने की बात नहीं कर रहे, हासिल करने की और खोने की बात नहीं कर रहे सिटीजनशिप की। ये बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये 4 टाइप के लोग वुड बी कंसिडर्ड, वुड बी डीम्ड एज सिटीजन अगर ये कंडीशन फॉलो होती है। तो आर्टिकल 5 बोलता है डोमिसाइल के बारे में। डोमिसाइल यानी कि जो रहता हमारे देश में है, जिसका घर हमारे देश में है। सो सबसे पहली कंडीशन तो क्या है, ही शुड हैव अ डोमिसाइल इन दिस कंट्री, प्लस का मतलब क्या है, मैंडेटरी, यानी कि ये कंडीशन भी आपको फॉलो करनी है आर्टिकल 5 में। सो ही शुड बी बोर्न इन इंडिया। सबसे पहली बात, वो पैदा भी इस देश में होना चाहिए। क्लियर है? आई बात समझ में? या फिर ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया। तो अगर राज है, एक आदमी राज है, तो या तो वो खुद इस देश में पैदा हुआ हो, या ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बोर्न इंडिया। तो राज के अगर मम्मी पापा हैं कोई, तो वो दोनों में से कोई ना कोई क्या होना चाहिए, इस देश की धरती में पैदा हुआ होना चाहिए। क्लियर है बात? या फिर तीसरी कंडीशन क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 years प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स 26 जनवरी 1950। हमारा कमेंसमेंट कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का? 26 जनवरी 1950। तो ये एक डेडलाइन दे रखी है। क्या बोला है इसमें बोला है कि सबसे पहला तो डोमिसाइल उसका मेन होम जो है वो कौन होना चाहिए, हिंदुस्तान में होना चाहिए। प्लस इन तीनों में से एक कंडीशन उसको माननी ही है या उस पर लागू होनी चाहिए, तो वो सिटीजन कहलाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कंडीशन है? सबसे पहले या तो वो खुद ही कंडीशन देश में पैदा हुआ हो, यानी कि राज खुद ही है पैदा हुआ हो, तो ठीक है। ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, तो राज के मम्मी पापा, जैसे हमने लिख दिया श्याम जी और पुष्पा जी, ठीक है, ये इनके मम्मी पापा हैं, श्याम जी और पुष्पा जी। ठीक है, ये इन दोनों में से कोई ना कोई इस भारत देश की धरती में पैदा हुआ होना चाहिए। ये बात मैं सारी जितनी कर रहा हूं ना, ये कर रहा हूं मैं 26 जनवरी 1950 की। ठीक है ना, फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप समझो कि हम 26 जनवरी 1950 में खड़े हैं और अब ये कंडीशन हमारे ऊपर लागू है। या तो वो यहां पैदा होना चाहिए, या फिर उसके मम्मी पापा इस देश में पैदा हुए होने चाहिए, या फिर he should be a ordinary resident of India for 5 years prior to the constitution, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल वो रेजिडेंट हो, यानी कि 26 जनवरी 1945 से वो यहां पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रह रहा हो, तो उसको हम सिटीजन मान लेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 5। तो इस तीनों में से एक कंडीशन तो साबित होनी ही चाहिए, लागू होनी ही चाहिए, तभी वो आर्टिकल 5 से सिटीजन कहलाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है, होनी नहीं चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। पहली कैटेगरी हो गई, दूसरी कैटेगरी में आता है, यानी कि आर्टिकल नंबर 6। तो इसकी क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन ये बेसिकली किनकी डील करता है, पीपल हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, ये उन लोगों से डील करता है। पहला वाला किससे डील कर रहा था, जिनका डोमिसाइल ही इंडिया है, जो रहते ही इंडिया में है। ठीक है ना, ये डील कर रहा है जो लोग इंडिया आए, कहां से, पाकिस्तान से इंडिया आए। तो उसमें क्या कंडीशन है, सबसे पहला ही, या तो वो खुद, वापिस हम क्वेश्चन में राज ले लेते हैं, या तो राज, या हिज पेरेंट्स मतलब श्याम जी, पुष्पा जी, ठीक है, या फिर हिज ग्रैंड पेरेंट वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, या फिर इनके भी ऊपर चल जाए हमारे को तो हर्षवर्धन जी और संगीता जी, ये दादा दादी मान लो आप। ठीक है ना, हर्षवर्धन जी और संगीता जी
ये मैंने नाम ले लिए, इमेजिनरी नाम, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपका मन है जो ले लो, भले अपने घर वालों के नाम भी आप रख सकते हैं, बट ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, ही, हिज पेरेंट्स और हिज ग्रैंड पेरेंट्स मस्ट हैव बीन बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया में वो पैदा हुए होने चाहिए। अब अनडिवाइडेड इंडिया मतलब इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश, ये तीनों कंट्री इसमें आती है। क्लियर है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट थे, ठीक है ना, जब हमारा डिवीजन हुआ उससे पहले की बात। तो यहां तो राज खुद पैदा हुआ हो, या शाम और पुष्पा जी पैदा हुई हो, या हर्षवर्धन जी या संगीता जी, दादा दादी में से कोई पैदा हुआ हो हिंदुस्तान में, तो पहली कंडीशन तो ये है। इन तीनों कंडीशन होती है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर आती है इसके बाद दूसरी कंडीशन, विच कैन बी एनी आउट ऑफ दीज, ठीक है ना। क्लियर है बात? क्या है? माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर 19 जुलाई 1948 या फिर आफ्टर 19 जुलाई 1948। तो आपको एक डेट याद रखनी है, 19 जुलाई 1948। तो अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आया है, उससे पहले आया है, तो उसके बाद से लेकर जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है या जब भी उसको सिटीजनशिप की बात हो रही है, तब तक वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह हमारे देश में रहना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि पहला तो यह है कि भैया वो या उसके मम्मी पापा या उसके दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया के पार्ट होने चाहिए, यानी कि पैदा हुए होने चाहिए, यानी हिंदुस्तान में, आज के हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश, तीनों में से कहीं पे पैदा हुए हैं। तो पहली कंडीशन तो ये। फिर आगे अगर हम बढ़ेंगे तो अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले हिंदुस्तान आए हैं, 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं, तो जब से लेके आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह यहां पे रह रहे हो तो आप सिटीजन मान लिए जाओगे, बिना रजिस्ट्रेशन के आप सिटीजन मान लिए जाओगे। लेकिन आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो, 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो, तो आपको क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये कंडीशन तो लगेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कम से कम आप 6 महीने ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रह चुके होगे, तो ही आप रजिस्टर करा सकते हो। आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं आया हो, वापस एक बार कहानी समझा देता हूं। तो इस आर्टिकल 6 क्या बोलता है कि वो इंसान इस देश का सिटीजन कहलाएगा। सबसे पहली कंडीशन उसमें आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग, या तो वो खुद या उसके मम्मी पापा या उसके दादा दादी मस्ट हैव बीन बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, जो हमारा पुराना इंडिया था, दैट वाज इंक्लूसिव ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इस एरिया में कहीं ना कहीं पैदा हुए हों। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर वो पाकिस्तान से, मतलब दैट इज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बोथ, ठीक है ना, अगर वो पाकिस्तान से माइग्रेट हुआ है बिफोर 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले, तो उसको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बस वो क्या होना चाहिए? तब से लेके आज तक ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डिनरी रेजिडेंट के यहां पे हमारी तरह रह रहा है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह हमारे देश में रह रहा है। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया है, 19 जुलाई 1948 के बाद आया है, तो उसको कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सिटीजनशिप इज ग्रांटेड इफ रजिस्टर्ड आफ्टर बीइंग ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर 6 मंथ्स। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन कब करा सकते हो आप? जब आप 6 महीने ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रह सकते हैं। दोनों में डिफरेंस समझो। यहां पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, यहां पे सिर्फ आपको यह प्रूव करना है कि आपके पूर्वज या आप कहां से आए हो, पूर्वज इन द सेंस मम्मी पापा या दादा दादी, या फिर आप अनडिवाइडेड इंडिया के पार्ट थे और अब आप यहां पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रह रहे हो। लेकिन आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन के थ्रू प्रूव कराना पड़ेगा। और उस रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप कम से कम पिछले 6 महीने से यहां पे रह रहे हो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह। क्लियर है बात? कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो प्लीज पूछ लेना, कमेंट कर देना, या जैसे भी आप पूछ सकते हो वैसे पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर है? फिर आता है तीसरा, आर्टिकल 7। तो ये बात करता है रीमाइग्रेशन की, ठीक है ना। किसकी बात करता है? रीमाइग्रेशन। आर्टिकल 6 जो था वो बात करता था माइग्रेटेड फ्रॉम
पाकिस्तान। वो माइग्रेशन की बात कर रहा था, ये रीमाइग्रेशन की बात कर रहा है। रीमाइग्रेशन मतलब हमारे कुछ हिंदुस्तानी लोग पाकिस्तान चले गए या बांग्लादेश चले गए, फिर उन्होंने बोला भैया यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, मस्त माहौल नहीं है यहाँ पे, हमारा भारत देश ही बढ़िया था, हम तो वापस भारत चले। तो ऐसे कुछ लोग हैं, क्योंकि ऐसा हुआ होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग भीड़ भाड़ में निकल गए पाकिस्तान कि भैया यार हमारा सारा परिवार वहां है, सेटलमेंट वहां है, इट इज बेटर वी मूव टू पाकिस्तान। लेकिन व्हेन दे लैंडेड इन पाकिस्तान, उनको क्या लगा, नहीं यार पाकिस्तान इज नॉट अ ग्रेट कंट्री फॉर अस, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो हम तो वापस भारत की ओर चलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है हमारा देश उनको मना कर देगा। तो रीमाइग्रेशन के केसेस में क्या कहानी है, तो ये देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या है, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947 बट रिटर्न अंडर अ परमिट फॉर सेटलमेंट। तो ये कहानी बता रहा है कि 1 मार्च 1947 के पहले तो आप कहां चले गए, पाकिस्तान चले गए। सॉरी, आफ्टर 1 मार्च 1947 आप पाकिस्तान चले गए और फिर वापस आप उसके बाद पाकिस्तान से वापस इंडिया आ रहे हो, यानी रीमाइग्रेशन की बात हो रही है यहां पे। क्लियर है बात। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी सेम प्रोविजन है जो कि हमने लास्ट में पढ़ा। इट नीड्स टू बी दी ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 6 मंथ बिफोर अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप। यानी कि यहां पे भी आपको क्या कराना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी या रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आप को एज अ सिटीजन। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि कम से कम 6 महीने के लिए आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रह रहे हो। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो या अप्लाई कर रहे हो, उससे पहले के 6 महीने आप इस देश में ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह बिता रहे हो। क्लियर है बात। तीसरी कंडीशन समझ में आ गई, आर्टिकल 7 समझ में आ गया। आर्टिकल 6 आ गया तो आर्टिकल 7 में कोई ज्यादा माथापोड़ी है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा आर्टिकल है। क्लियर है, ये था हमारा आर्टिकल 7। देन कम्स आर्टिकल नंबर 8। सो आर्टिकल 8 क्या बोलता है, अ पर्सन हु हिमसेल्फ, whose parents, whose grandparents was born in undivided India but who is ordinary resident outside India। क्या मतलब है कि कोई भी इंसान या तो खुद या फिर उसके मम्मी पापा या फिर उसके दादा दादी इज या मस्ट हैव बीन बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि वही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में से कहीं पैदा हुआ हो। तो अगर अपन सपोज करें तो कोई बंदा है जो कि रह रहा है यूएसए में, जो रह रहा है यूएसए में, ठीक है ना। अब उस यूएसए में से क्या है, या तो वो खुद, जैसे कि राज जो हमने लिया था, राज या तो खुद या फिर उसके मम्मी पापा, मदर फादर, या फिर उसके ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर कहां पैदा हुए होने चाहिए, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए होने चाहिए। क्लियर है, मस्ट हैव बीन बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया बोले तो इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये बात कहानी समझ में आई। उनको क्या करना है, नीड टू रजिस्टर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ देयर रेजिडेंस। तो इसमें कुछ भी ज्यादा माथापोड़ी नहीं है। आप अपनी एम्बेसी में जाएं, आपका जो भी डिप्लोमेटिक ऑफिस है, हाई कमीशन ऑफिस है, काउंसलेट है, वहां पे जाके आपको क्या करना है, वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि भैया मैं या मेरे मम्मी पापा या मेरे दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे और मुझे इंडिया की नागरिकता चाहिए, भारत की नागरिकता चाहिए, इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो आप प्लीज मुझे रजिस्टर करें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये इतना सा काम इनको करना है एंड ही विल बिकम सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। क्लियर है। तो एनीबडी हु इज लिविंग आउटसाइड इंडिया बट ही हिमसेल्फ और हिज ग्रैंड पेरेंट्स और हिज पेरेंट्स मस्ट हैव बीन बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, he can get the citizenship by merely applying to the consulate office या डिप्लोमेटिक ऑफिस जो भी उनकी कंट्री में है, भारत का जो भी दूतावास है या कोई भी रिप्रेजेंटेशन है, वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए। क्लियर है बात। तो हमने 4 आर्टिकल क्या पढ़े, आर्टिकल 5 डोमिसाइल, आर्टिकल 5 जो डील करता है वो डोमिसाइल, जो लोग भारत देश में रहते हैं। आर्टिकल 6 जो लोग पाकिस्तान से आए हैं देश में, ठीक है ना, माइग्रेटेड। क्लियर है, माइग्रेटेड इन इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तीसरा क्या है, आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 डील्स विद पीपल हु हैव रीमाइग्रेटेड, मतलब पहले तो वो पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में फिर वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस आ गए। पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उस समय में पाकिस्तान ही होता था, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये तो 1971 के बाद बांग्लादेश जैसी कोई चीज पैदा हुई, उससे पहले इट वॉज ईस्ट पाकिस्तान ओनली। ठीक है ना। तो whenever I am referring to Pakistan, it means Pakistan and Bangladesh both. क्लियर है।
एंड 8th इज रजिस्ट्रेशन। आर्टिकल 7 रिवर्स माइग्रेशन, यानी कि रिटर्न आफ्टर गोइंग टू पाकिस्तान, रिटर्न टू इंडिया, री माइग्रेशन, दिस इज माइग्रेशन आर्टिकल 6। और आर्टिकल 8 मेयरली बाय रजिस्ट्रेशन हु इज लिविंग आउटसाइड इंडिया, जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आई होप आपको बहुत क्लियरली समझ आ गया हो कि आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 में क्या क्या डिटेल है, क्या क्या नुआंस है, और कोई बहुत ज्यादा माथापोड़ी है नहीं। एज सच कुछ डिटेल आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आर्टिकल पढ़ना इन द सेंस, मतलब आपको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको आर्टिकल पता होने चाहिए कौन कौन से आर्टिकल क्या बोलते हैं। क्लियर है बात? चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, या चलो ये अभी पढ़ लेते हैं, आर्टिकल 9 क्या बोलता है। आर्टिकल आज खत्म कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। सो आर्टिकल 9 बोलता है नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ वॉलंटरी अक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री। क्लियर है? हमारे देश की एक खास बात है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक, कोई भी सिटीजन दूसरे देश की सिटीजनशिप नहीं ले सकता। डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमारे देश में नहीं है, यह बोलता है आर्टिकल नंबर 9। तो द टाइम समबडी गेट्स सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, हिज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज डीम्ड टू बी वॉइड। उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है दैट कम्स टू एन एंड। इंडिया का अगर सिटीजन है तो वो इंडिया का ही सिटीजन है, उसके पास सिर्फ इंडिया का ही पासपोर्ट होगा, ही कांट कैरी 2 पासपोर्ट्स इन इंडिया। क्लियर है बात? तो कोई भी भारत देश का नागरिक सिर्फ भारत देश का नागरिक होगा, डुअल सिटीजनशिप नहीं होती। बाकी काफी सारी कंट्रीज इस देश में, दुनिया में ऐसी है जहां पे डुअल सिटीजनशिप इज ऑल्सो अलाउड। इनफैक्ट यूएसए में तो 2 सिटीजनशिप उनको वैसे ही लेनी पड़ती है, वन इज ऑफ द कंट्री एंड वन इज ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट को वो बिलोंग करते हैं। क्लियर है? बट हमारे देश में हमारे फोरफादर्स ने बोला नहीं भैया, हम डुअल सिटीजनशिप को नहीं मानेंगे। कोई अगर भारतीय है तो दिल से भारतीय है, पूरा भारतीय है, कोई 2 कंट्री के बीच में बात नहीं करनी है हमारे को। क्लियर है बात? फिर आर्टिकल 10 बोलता है अ पर्सन इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अनटिल अनलेस डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अब इसमें बोला गया आर्टिकल 10 में कि भाई साहब अगर किसी इंसान को एक बार सिटीजनशिप मिल गई इस भारत देश की तो वो अंत तक सिटीजन ही है, उसको बार बार सिटीजनशिप रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है, बार बार नई बनवाने की जरूरत नहीं है कि भैया इस पीरियड तक के लिए आप सिटीजन हो, फिर वापस आपको रिन्यू कराना है। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे लाइसेंस हमारे होते हैं तो उसके एक वैलिडिटी होती है, इट इज वैलिड फॉर 20 ईयर्स 10 ईयर्स जो भी है, उसके बाद वी नीड टू रिन्यू द डॉक्यूमेंट। लेकिन इन केस ऑफ सिटीजनशिप ऐसा नहीं है, वंस यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू विल बी अ सिटीजन फॉर एवर until and unless पार्लियामेंट क्रिएट सम न्यू लॉ। until unless पार्लियामेंट कुछ ऐसा नया फीचर ना डाल दे कि भैया ये जरूरी है, मैंडेटरी है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने पार्लियामेंट को एक आशीर्वाद दिया था या ये पावर दी थी कि सिटीजनशिप आपका मैटर है, आपकी टेबल है, आपको जो करना है आप करना। हम तो 26 जनवरी 1950 तक की कहानी बता रहे हैं आप लोगों को। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है ना तो कौन कौन सिटीजन होगा, कौन कौन सिटीजन नहीं होगा, ये बता रहे हैं हम। जो हमने अभी शुरुआत के आर्टिकल पढ़े ना, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, तो वो क्या बता रहे थे? वो बता रहे थे कि 26 जनवरी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा है तब कौन कौन हमारे भारत देश का नागरिक है, सिटीजन है, और कौन कौन हमारे भारत देश का नागरिक नहीं है, ये सिचुएशन बता रहे हैं। अब क्योंकि हमारी कंट्री इतनी डायनामिक है, नई बनी है, आगे क्या बदलाव आए, हम एलियंस को कुछ अधिकार दे पाए, हम सिटीजन्स को क्या क्या अधिकार दे पाएंगे, क्या पता हम किस कंट्री से आज इंडिया पाकिस्तान माइग्रेशन की बातें कर रहे हैं, री माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, उनको वापस हम रख पाए, सिटीजन बना पाए, हमें नहीं पता। सिटीजनशिप के रूल्स कब कैसे चेंज करने, ये आने वाली सरकार पे छोड़ दो, और विच इज फेयर इनफ। क्योंकि आप 1950 में तय नहीं कर सकते कि दुनिया का नक्शा क्या शेप लेगा, दुनिया किस किस तरीके से बदलेगी। तो हमें नहीं पता कौन कौन इस देश का नागरिक आगे जाके होगा या बन सकता है या खो सकता है नागरिकता। तो ये बॉल जो है वो उन्होंने आने वाली सरकारों के कोर्ट में छोड़ दी कि भैया आपकी इच्छा हो, आप उस अनुसार अपनी सिटीजनशिप को अमेंड कर लेना या अपने तरीके बता देना। हम तो 26 जनवरी 1950 की कहानी बता के आपको जा रहे हैं। आगे जैसे जैसे सरकार आए, जैसे जैसे माहौल बने, जैसे जैसे देश बने, वैसे वैसे अगर आपको चेंज करना जरूरी लगता है तो यू कैन वेरी इजीली डू इट, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हम परेशान नहीं करेंगे। और यही अभी रिसेंट टाइम्स में 2019 में देखा, जहां पे हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखा, सीए के जो बहुत लड़ाई आपने सबने देखी होगी, इतने महीने हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट चला। तो वो यही कारण है क्योंकि पार्लियामेंट के पास अधिकार है हमारे
मोदी सरकार जो पार्लियामेंट चला रही है, जो बैठी है, तो उनके पास अधिकार है। दे आर डूइंग नथिंग आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो हम प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के अंदर के काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है। उनके पास अधिकार है और वो अपने अनुसार उसको अमेंड कर सकते हैं। पहले भी अमेंडमेंट हुए हैं, अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट अमेंडमेंट था जिसको लेके बहुत बवाल हुआ, बट इट इज ऑल विद इन दी फ्रेमवर्क, ऑल विद इन दी पावर्स गिवन बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आई बात? अभी ये क्या बोला गया आर्टिकल 10 कि भैया आपको अगर सिटीजनशिप आपके पास एक बार है तो हमेशा के लिए है, आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस, बस एक ही पॉइंट है, पार्लियामेंट को जो सही लगेगा वो नया लॉ निकाल सकती है, बाकी आपकी सिटीजनशिप परमानेंट है। क्लियर है? आर्टिकल 11 दिस पार्लियामेंट शैल हैव पावर्स टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। ये इसी का सब पॉइंट मान लो आप कि भाई साहब पार्लियामेंट के पास सारी पावर है कि वो किस तरीके से एक्विजिशन और लॉस या टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में क्या क्या प्रोविजन दे सकती है। तो पार्लियामेंट अगर लॉ बनाना चाहे कि भैया इस देश में ही इंसान जो पैदा हुआ है वो ही इस देश का नागरिक होगा, बाकी कोई भी नागरिक नहीं होगा, तो ये पार्लियामेंट कर सकती है, इसमें कोई मनाही नहीं है। क्लियर है बात? आई बात समझ में? तो किसको सिटीजनशिप मिलेगी, किससे सिटीजनशिप छीनी जाएगी, छीनेंगे, ये सारा अधिकार किसको है डिसाइड करने का? पार्लियामेंट को है। क्लियर है? ये आर्टिकल 11 बोलता है। तो समझ में आ गया? आर्टिकल 5, 6, 7, 8 डील्स विद द टाइप ऑफ सिटीजनशिप, कौन कौन सी सिटीजनशिप है, एज ऑन 26 जनवरी 1950 का स्टेटस है वो, ठीक है ना। उसके बाद क्या क्या चेंजेस करने हैं वो आगे आगे होते रहेंगे। फिर आर्टिकल 9 क्या बोलता है? आर्टिकल 9 बोलता है कि अगर किसी भी सिटीजन ने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली तो उसकी एग्जिस्टिंग सिटीजनशिप टाटा बाय बाय खत्म। हमारे भारत देश की सिटीजनशिप में डुअल सिटीजनशिप का कोई कंसेप्ट नहीं है। देन आर्टिकल 10 बोलता है एक बार सिटीजनशिप ले ली तो हमेशा के लिए आपके पास सिटीजनशिप है, अनटिल अनलेस पार्लियामेंट डिसाइड्स अदरवाइज। और आर्टिकल 11 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू डिसाइड अदरवाइज। क्लियर है बात? उनकी इच्छा है, वो कैसे भी काम कर सकते हैं, उनके ऊपर है अधिकार कि वो देखें कि किसको अक्वायर, एक्विजिशन कैसे रहती है, टर्मिनेशन कैसे करनी है सिटीजनशिप की। इट इज टोटली इन दी पावर्स गिवन टू दी पार्लियामेंट। क्लियर है? सो विद दिस आई होप आज हम इस लेक्चर को यहां रोकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप एक्ट, कैसे कैसे हम सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हैं एंड व्हाट आर दी वेरियस केसेस व्हाइल वी कैन लूज दी सिटीजनशिप ऑफ आवर कंट्री। ठीक है? सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी ऑन वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, थैंक